हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट फेज मैग्नेटोस्टैटिक्स का, जिसमें एम्पियर सर्किटल लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स दिखने में ही चीजें हैं, बट आप कॉरलेट करें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ तो काफी इजी हो जाएंगी। तो मैं उसी तरीके से यहाँ पर वही लॉज लेकर चल रहा हूँ, फॉर्मूलेज भी लेकर चल रहा हूँ, ताकि हम उन चीजों को कॉरलेट कर सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं गॉस लॉ कहता था कि टोटल फ्लक्स जो है वो टोटल चार्ज के बराबर है, और जो टोटल फ्लक्स है उसको हम d डॉट डी एस से शो कर सकते हैं। फाइनली जो गॉस लॉ निकल कर आता था वो आता था d डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर क्या है कि d की जगह यहाँ पर h है और यहाँ h डॉट डी एल, मतलब एक लाइन करंट की अगर बात करें तो h डॉट डी एल जो है वो टोटल करंट को शो करता है। तो यही एम्पियर सर्किटल लॉ है, जो हम कह सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ गॉस लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक का। सिंपल। तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ h around a closed path is same as the net current enclosed by that path. So मैथमेटिकली h डॉट डी एल इक्वल्स टू आई एनक्लोज। यहाँ पर हम कोई प्रूव नहीं करने वाले हैं इस चीज का, वो इजिली हम निकाल सकते हैं बायोट-सावर्ट लॉ के करस्पॉन्डिंगली, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था। अब जब बात करते हैं h डॉट डी एल की, ओके, तो डी एल के केस के अंदर अगर बात करें तो यहाँ हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी डिफरेंशियल फॉर्म को निकालते हैं। आई एनक्लोज्ड इक्वल्स टू एच डॉट डी एल, दैट मीन्स डेल क्रॉस एच डॉट डी एस। ये हमारा स्टोक्स थ्योरम से आया। हमें पता है टोटल करंट आई जो है वो जे डॉट डी एस होगा। क्यों? क्योंकि जे हमारी है करंट डेंसिटी, तो जे डॉट डी एस कर देंगे तो आई आ जाएगा मेरा टोटल। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर आप देखें तो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, और यही हमारी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ कहें या फिर हम ये कहें थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। अब इसकी एप्लीकेशंस जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी निकाले थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट एलिमेंट के लिए तो हम निकाल चुके हैं पीछे वो डी की वैल्यू, चाहे तो हम इसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और चाहे हम बायोट-सावर्ट लॉ से। उसी तरह से अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें एम्पियर्स लॉ की, तो हम इनफाइनाइट लाइन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये फॉर्मूलाज आप याद रखिए जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। 1/2 पाई रहो, बहुत इजी है याद रखना भी। इनफाइनाइट शीट करंट के में हाफ के क्रॉस ए, जो के हमारा बताता है वो डेंसिटी ऑफ करंट को बता रहा है के, ओके। और यहां मैंने एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लिया है जो मैंने इलेक्ट्रिक में भी लिया था ऐसा कुछ। यहां ये बता रहे हैं, इस एग्जाम्पल को आप अगर देखें तो ये कोएक्सियल केबल का डायग्राम मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है। तो हम कुछ ऐसी सिचुएशन में भी एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कोएक्सियल केबल्स के केस के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं एम्पियर्स लॉ की। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बट उससे पहले एक बार देख लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को। D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, तो यहां पर हो जाएगा एग्जैक्टली B इक्वल्स टू म्यू नॉट H। तो इसी तरह टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बात करें तो यहां पर हो जाएगा B डॉट डी एस, D की जगह B। तो ये सारी चीजें केवल चेंज हुई हैं, ठीक देखिए बिल्कुल वैसे ही। B इक्वल्स टू म्यू नॉट H जो मेरा है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या कहें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी यूनिट हेनरी पर स्क्वायर मीटर होती है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर दोनों को एक ही सिंबल से शो किया है, बट B डॉट डी एस हो जाता है। अब एक छोटी सी बात हमें ध्यान है, वो ये कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई आइसोलेटेड पोल नहीं होता। नॉर्थ है तो साउथ जरूर होगा, साउथ है तो नॉर्थ जरूर होगा। इस बात को अगर ध्यान रखें तो ये बात भी सच है कि क्लोज सरफेस में अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर दें तो वो क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि n है तो एस बी होगा। तो टोटल इनवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, तो हेंस B डॉट डी इक्वल्स टू जीरो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
इस लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, या फिर हम इसको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के नाम से भी जानते हैं। जो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा होता था D डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ भी थोड़ा सा, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन निकालनी है तो उसकी हम डेरिवेटिव फॉर्म ले लेते हैं। तो यहाँ B डॉट डी एस है, तो कौन सा लगाएं, हम डाइवर्जेंस को लगाएंगे। तो अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम B डॉट डी एस इक्वल्स टू डेल डॉट बी डी वी, और इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ dv तो जीरो नहीं हो सकता, बट डेल डॉट बी जीरो हो सकता है, एंड विच इज द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो बताती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। फाइन, तो यही वो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो अब तक हमने डिराइव कर ली हैं। यही हमने स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर में बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है EMFT का कि हम मैक्सवेल इक्वेशन की स्टडी करें, और हमने इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। मैं जल्दी से इन चारों इक्वेशन को बता देता हूं। एक हमारा गॉस लॉ होता है और एक दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की, मतलब Q की बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक में कहें तो कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यही चारों की अगर अलग अलग फॉर्म देखें तो डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी गॉस लॉ, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल की बात करें। ओके, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू जीरो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या कहें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्यू की बात कहें तो, और यहां पर डेल क्रॉस इक्वल्स टू जे, जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ से निकल कर आया था। आई होप आप अच्छे से इन इक्वेशंस कहां से आई, क्यों आई, ये सारी चीजों को समझ गए हैं, और इन चार को क्यों ही इंपॉर्टेंस दी गई है ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप सो। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। दो न्यूमेरिकल हैं। उसका पहला न्यूमेरिकल ये है, यहां पर इनफाइनाइट शीट दी गई हैं दो, जो z इक्वल्स टू 0 प्लेन और z इक्वल्स टू 4 प्लेन पर हैं। हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट पर कैलकुलेट करना है h को। k की वैल्यू गिवन है k माइनस 10ax और k इक्वल्स टू 10ax। सारी चीजें बहुत इजी हैं, हमें पता है h निकाल लीजिए तो h इसकी वजह से निकाल लीजिए 0 की वजह से, और z इक्वल्स टू 4 की वजह से, जिसको नाम दिया हमने h0 और h4। ओके, तो दोनों ही केस में हम निकालें। बस कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखें कि 1 1 1 जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा बीच में पड़ रहा है, दोनों प्लेट के बीच में है। ओके, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख दें। यहां मैं ये स्लाइड से लेकर आया हूं जो इनफाइनाइट शीट का था, हाफ k इंटू an। तो दो इंपॉर्टेंट चीज का आपको याद रखना है, एक तो डायरेक्शन ऑफ z, और दूसरा अभी मैं बताऊंगा। h नॉट इक्वल्स टू हाफ k इंटू an क्रॉस an। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए k की, माइनस 10 है और एक 10 है। अब az की डायरेक्शन जब बीच में है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां पर एक az हो जाएगा, दूसरा माइनस az हो जाएगा। और दूसरी चीज जो मैं बता रहा था वो है ax क्रॉस az। जब हम x कंपोनेंट को और z कंपोनेंट को अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या बनेगा, y कंपोनेंट बनेगा। तो यहां पर क्या आ गया, y। सिंपल इज द आंसर। दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन कोऑर्डिनेट को देखें 0 माइनस 3 10 को, तो ये कहीं अपवर्ड यहां पर होंगे, तो इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव। यहां पर माइनस z का कोई कंसेप्ट नहीं है, आप वैल्यू रख दीजिए, प्लस कर दीजिए, 0 आंसर आ जाएगा। तो आई होप बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। ऐसे ही न्यूमेरिकल हमारे आते हैं एग्जामिनेशंस में। एक मुश्किल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, कहने को दिखने में ही मुश्किल है, मैं आपको बता दूं कि 4 लाइन में सॉल्व होने वाला न्यूमेरिकल है। अब इसको अच्छे से समझे कि ये हमारा एक पर्टिकुलर टॉरॉइड है। इस टॉरॉइड के अंदर हमें h कैलकुलेट करनी है, कहां कहां, एक तो बीच में कहीं और इसके आउटसाइड। तो उन दोनों के केस के अंदर पहले यहां जान लें कि n टर्न्स गिवन है, करंट I है, तो टोटल करंट कितना हो गया, NI। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, H डॉट डी एल इक्वल्स टू आई इनक्लोज। तो H डॉट डी एल के केस I हमारा कितना निकला था, NI। H हमारी H कैलकुलेट करनी है, dl कितना आ गया, 2 पाई रो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। ओके, तो 2 पाई रो इंटू एच, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो h अगर कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा ni बाय 2 पाई रो। रो की वैल्यू अगर मिड में रखनी है या तो हमें वैल्यू बताइए तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो ये रो हमने एक आर्बिट्रेरी वैल्यू को ले लिया। अप्रोक्सीमेटली यहां पर दिया है कि अगर अप्रॉक्स निकालें तो रो इक्वल्स टू रो नॉट ले लें, मतलब इनर डायमीटर वाला है तो ni बाय l आ जाएगा, वेयर l इज द सरकमफ्रेंस ऑफ
इनर पार्ट ऑफ दैट कॉइल। ओके, अब बाहर वाले के लिए निकालना, आंसर है 0, बट कैसे? वो ये कि उस टॉरॉइड को उन्होंने अज्यूम किया, और अज्यूम करना भी पड़ेगा क्योंकि आउटसाइड, किसी उस टॉरॉइड के आउटसाइड में हम यही मानेंगे कि वो टॉरॉइड नहीं, एक्चुअली वो सोलेनॉइड है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। वो है तो टॉरॉइड, ओके, क्योंकि रो गिवन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट है हमारा, तो आर ये जो रो नॉट होगा इसके करस्पॉन्डिंगली वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये अगर इनफाइनाइट हो गया तो एच मेरा क्या हो जाएगा? 0। सो बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। अगले लेक्चर में मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। ठीक इसी तरह से मैं चीजों को आसान बनाता चला जाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए।